बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वाली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे संविधान सभा की बैठक और सत्र कि संविधान सभा के कितने सत्र हुए हैं, कितने सेशंस हुए हैं और टोटल बैठक कितनी हुई है। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ कि भाई संविधान सभा का गठन कब हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, स्थापना गठन नवंबर 1946 बताना आपको, या आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 6 दिसंबर 1946 बताना है। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और पहली बैठक में 211 या 207 लोग पहुंचे थे। मुस्लिम लीग ने बाइकाट किया था और हमने ये भी समझा था कि भाई जो देसी रियासतों के या देसी रजवाड़ों के जो लोग हैं उन्होंने भी कम ही पार्टिसिपेट किया। तो पहली बैठक के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद में दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक में सभी लोगों ने सहमति राय से एक नाम डिसाइड कर लिया कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमें संविधान सभा का परमानेंट मेंबर बनाना है, स्थायी अध्यक्ष बनाना है। इसके बाद में ये भी बताया था कि भाई 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। 2 हमारे क्या बनाए गए थे, उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट। एक तो HC मुखर्जी को बनाया गया था और एक VT कृष्णमाचार्य को बनाया गया था। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा के सामने पेश किया था। पंडित नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और संविधान सभा ने इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। Constituent Assembly adopted or accepted these objective resolutions on 22 जनवरी 1947। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, रेडी हो गया था और संविधान को अपना भी लिया था, एडॉप्ट भी कर लिया था। इसके बाद में हमने ये भी समझा था कि भाई 26 नवंबर को इसलिए संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, या एक और दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे भी मनाते हैं। फिर हमने ये समझा था कि भाई 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की लास्ट सिटिंग होती है, अंतिम बैठक होती है और इस अंतिम बैठक में कुछ फैसले लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था 24 जनवरी 1950 को, और कितने लोगों ने किया था, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी 1950 को मैंने एक चीज़ और बताई थी, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी अपनाया गया था। नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और नेशनल एंथम यानी नेशनल राष्ट्रीय गान जो कि आपका जनगण मन है। अब देखो ये जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान होते हैं, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, इनकी काफ़ी डिटेल हमसे पूछी जाती है कि भाई पहली बार कब गाया गया, फर्स्ट टाइम कब संग किया गया, कहाँ पर गाया गया, है ना, किस जगह पर गाया गया। इसके अलावा इसका लेखक कौन है, राइटर कौन है, किस किताब से लिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इधर उधर बिखरी हुई मिलती है। इसको एक साथ आज हम समेटने की कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ गाया गया, कब गाया गया, कैसे गाया गया, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की, दोनों के एक साथ ही ले लेते हैं। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, और इधर बात करते हैं राष्ट्रीय गान की, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। अच्छा, ये तो हम सभी को पता है कि भाई राष्ट्रीय गान को कितने समय में गाना चाहिए, या आपने कई बार सुना होगा। देखो इसकी रेंज होती है 48 सेकंड से लेकर 52 सेकंड। इस टाइम पीरियड पे आपका राष्ट्रीय गान खत्म होना चाहिए, इतने में गाना चाहिए, और इसकी होती है 62 से 65 सेकंड तक। इस रेंज में राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इन दोनों का लास्ट उठा लेते हैं। ये आपको 52 सेकंड मिलेगा कि 52 सेकंड के अंदर अपना राष्ट्रगान पूरा हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम 65 सेकंड के अंदर आपका राष्ट्रीय गीत पूरा हो जाना चाहिए। ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा कब गाया गया, सबसे पहले यही बात करते हैं। व्हेन, कब गाया गया। अगर इसकी बात करें तो यह गाया गया था 1896 में, 1896 में। कहां गाया गया, वेयर, प्लेस, प्लेस की अगर बात करें तो प्लेस, स्थान। देखो हर साल जो कांग्रेस होती थी उसका अधिवेशन होता था, है ना, हर साल सेशन होता था कांग्रेस का। कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन।
कांग्रेस के कलकत्ता डिवीजन में, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। अच्छा, ये जो कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस था, इसके अध्यक्ष का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, सेशंस हुए हैं, उनके अध्यक्ष के बारे में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये वाला जो 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सैयानी, रहीमतुल्लाह सैयानी, रहीमतुल्लाह सैयानी। रहीमतुल्लाह सैयानी। अच्छा, लेखक कौन है, राइटर कौन है? राइटर या लेखक का तो आपको पता रहता है, बचपन से मैं पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राइटर, लेखक, सॉरी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो राष्ट्रगान लिखा है, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है ये। और किस किताब से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, इसका नाम भी आपसे पूछा जाता है। किस किताब या किस पुस्तक से लिया गया है? आपने आनंद मठ का नाम सुना होगा। आनंद मठ जानी मानी रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी साहब की, एक किताब है पूरी की पूरी। और इसी आनंद मठ नाम की किताब के अंदर से ये वाला वंदे मातरम नाम का गीत उठाया गया है। तो किताब का नाम क्या है भाई? आनंद मठ। आनंद मठ। है क्या? राष्ट्रगान का नाम क्या है ये तो आपको पता है। राष्ट्रगान का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिशलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। देखो, शुरुआत में जब इनको 1896 में इसको 1911 में गाया गया होगा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था, सेशन होता था, तो बाकायदा कल्चरल एक्टिविटी होती थी, है ना, प्रोग्राम होते थे, नाच गाने होते थे और देशभक्ति गीत गाए जाते थे। तो उस टाइम पे नॉर्मल गीत रहे होंगे, लेकिन जब संविधान बनाने के बाद, आज़ाद होने के बाद, जब हमने इनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बना लिया, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम बना लिया, अब इनमें वजन है। तो अब अगर इनमें वजन है तो इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, कब गाया, कहां गाया, किसने लिखा, है ना, क्या है ये, कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो देखो, जब तक इंसान में वजन नहीं होता है, हल्का होता है ना, तब तक उसकी कोई पूछ नहीं होती। लेकिन अगर वो कुछ बन जाए, किसी पद पर पहुंच जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर वो अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाए, समाज में थोड़ी इसकी जान पहचान हो जाए, बड़े पद पर पहुंच जाए, तो फिर उसकी बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सब लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है ना। अच्छा, मान लो कोई यूट्यूब के ऊपर है और यूट्यूब के अंदर शुरुआत में जब कोई चैनल बनाता है तो कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता, है ना। अरे नॉर्मल होगा, चाहे कंटेंट कितना ही बढ़िया हो, चाहे कितना ही बढ़िया हो कंटेंट दे रहा हो, लेकिन अगर वो फेमस हो गया थोड़ा, है ना, ज्यादा उसके मिलियन में व्यूज पहुंच गया, मिलियन में सब्सक्राइबर पहुंच गए, तब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि यार कभी कहां से स्टार्ट किया था, है ना, ऐसे ऐसे शुरुआत में इसने शुरुआत की थी। तो ऐसे होता है। तो शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बनाने के बाद इनकी सारी की सारी जानकारी हमसे पूछी जाती है, जो इधर उधर बिखरी हुई है। राष्ट्रगान क्या है ये आपको पता है? जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन अधिनायक जय है ना। पूरा नहीं गाएंगे वरना फिर आपको भी खड़ा हो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको कब गाया गया। इसको गाया गया था 1911 में, 1911 में। कहां गाया गया? अब देखो, यहां पर दो तथ्य हैं। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में गाया गया, कुछ लोग कहते हैं कोलकाता में गाया गया। देखो, 1911 में कोलकाता के अंदर कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था। देखो, कई बार जगह रिपीट हो जाती है, ज्यादातर कांग्रेस के सेशन कलकत्ता में हुए हैं, बड़ा शहर है। 1896 वाला भी कलकत्ता में हुआ है और 1911 वाला भी कलकत्ता में हुआ था। तो 1911 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस टाइम पे इसको गाया गया था, लेकिन उस टाइम पे एक नॉर्मल गीत रहा होगा, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1911 में ही दिसंबर के महीने में दिल्ली दरबार सजाया जाता है किंग जॉर्ज पंचम के लिए।
ब्रिटेन का जो राजा है किंग जॉर्ज फिफ्थ, उसके लिए दिल्ली दरबार सजाया जाता है, इस टाइम पीरियड पे फिर इसको गाया जाता है, तब जाके थोड़ा सा फेमस हो जाता है, लोगों की नजरों में आ जाता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, इसमें पूरे के पूरे भारत का वर्णन था, पूरे के पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति और पूरे के पूरे भारत का जो विस्तार है हर एक चीज का इसमें वर्णन था। तो जब ये दिल्ली में गाया गया ना, उसके बाद में थोड़ा प्रचलित हो गया, फेमस हो गया, इसलिए डायरेक्ट किताबों में दिल्ली लिख देते हैं। वरना सही आंसर क्या है कि ये जो अपना राष्ट्रगान है जन गण मन, ये पहली बार कलकत्ता में ही गाया गया था। उसके बाद उसी साल 1911 में ही जब दिल्ली दरबार सजा था किंग जॉर्ज पंचम के लिए, तब ये वहां पर गाया गया था, इसलिए इसको कुछ लोग दिल्ली बोल देते हैं। वरना इसका राइट आंसर तो आपको कलकत्ता बताना पड़ेगा कि पहली बार तो कलकत्ता में ही गाया गया था। और 1911 का जो दिल्ली दरबार सजा था, है ना, दिल्ली दरबार जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए थे। उसमें एक प्रमुख फैसला तो यही लिया गया था कि भाई अब राजधानी कलकत्ता नहीं होगी, अब राजधानी होगी दिल्ली। पहले ब्रिटेन की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और दिल्ली दरबार में ये फैसला लिया गया कि भाई अब राजधानी होगी क्या, दिल्ली। अब उसके बाद में फिर ये जो आपका नई दिल्ली का एरिया है, ये सारा का सारा एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को ये गवारा नहीं था, हम मुगलों की राजधानी को अपनी राजधानी नहीं बनाएंगे, सेकेंड हैंड राजधानी नहीं चाहिए हमें, हमें अपनी फ्रेश नई राजधानी चाहिए। 1911, अच्छा कहां पर गाया गया? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था कलकत्ता में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, इसके प्रेसिडेंट का नाम मैं आपको बता रहा हूं, 1911 वाले के विजय नारायण, विजय नारायण। विजय नारायण। और आगे बात करते हैं राइटर, इसके राइटर आप जानते हैं कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर उसके लेखक है। और अगर आपसे कोई किताब पूछ ले कि जो अपना राष्ट्रगान है, देखो वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रगीत है, उसकी किताब तो डायरेक्ट आपको आनंद मठ कहीं पर भी लिखी मिल जाएगी। हम बात करते हैं कि राष्ट्रगान की अगर किताब पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं गया है, ये किसी किताब से नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछ ले तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आपने गीतांजलि का नाम सुना होगा, गीतांजलि, गीतांजलि नाम की किताब पब्लिश की थी 1911 में, सॉरी 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस रचना गीतांजलि, जिसके लिए इनको साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रथम भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन है जिनको लिटरेसी में या साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओवरऑल साहित्य या किसी में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इससे पहले किसी इंडियन को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। तो गीतांजलि नाम की किताब 1913 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, लेकिन इसकी लिखावट बहुत दिनों से चल रही थी, है ना। पिछले 8-10 साल से रविंद्रनाथ टैगोर साहब इसके ऊपर काम कर रहे थे, इसको लिख रहे थे। तो जब राष्ट्रगान बनाया था ना, तो उन्होंने इसकी कुछ लाइनों को उठाया जरूर था, कुछ वर्सेज, कुछ लाइन। गीतांजलि नाम की किताब जब प्रोसेसिंग में थी, जब इसको लिख रहे थे वो, उस टाइम पे जब 1911 में इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, तब इन लोगों ने, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें से कुछ लाइनें, कुछ वर्ष उठा लिए थे। तो आप यहाँ पर गीतांजलि लिख सकते हैं। वरना कई बार कुछ बच्चे पूछ देते हैं कि सर आप ये लिखा रहे हो कि राष्ट्रगान 1911 में गाया गया, लेकिन गीतांजलि नाम की किताब तो 1913 में पब्लिश हुई है, 1913 में छपी है। अरे लेकिन 1913 में छपी है, लेकिन किताब के ऊपर काम तो पिछले 8-10 साल से कर रहे थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब के दिल के काफी करीब थी, है ना, सबसे प्रमुख रचना है। तो इसमें से कुछ लाइनें या कुछ वर्सेज उठाए गए हैं राष्ट्रगान के लिए। तो अगर आपसे किताब पूछ भी ले बाकायदा, तो आपको गीतांजलि बता देना है। गीतांजलि बताना है आपको, ठीक है, इधर आनंद मठ, इधर गीतांजलि। अच्छा, दोनों के दोनों ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रमुख रूप से बांग्ला भाषा में लिखे गए हैं, ध्यान रखना। इनके जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो है बांग्ला भाषा। इसके बाद आगे की बात करते हैं। 24 जनवरी 1950 को
देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, ये भी बताया था मैंने आपको। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी बताया था। लास्ट सिटिंग हुई थी, ये भी बताया था। और इसके बाद में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया था, ये भी बताया था। अब आगे की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ये डेट क्यों फेमस है? ये डेट आपको पता है क्यों फेमस है? 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा संविधान लागू किया था। वो संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार कर लिया था और अपना भी लिया था, उस संविधान के अंदर जो नियम कानून लिखे हुए हैं, उन नियम कानूनों को हमने इस तारीख को लागू किया है। इस दिन से भारत देश इस संविधान नाम की किताब से चलना स्टार्ट हो गया है। इसको हम कहते हैं लागू करना। तो इस दिन एक तो प्रमुख काम किया गया था, संविधान को लागू किया गया था। संविधान को लागू किया गया। Constitution was implemented। एक और काम किया था इस दिन राष्ट्र चिन्ह को भी अपनाया था। अपना एक राष्ट्र चिन्ह है, नेशनल सिंबल है। अपना एक राष्ट्र चिन्ह है, नेशनल सिंबल है, जिसका नाम क्या है? अशोक स्तंभ। इसको जो अपनाने की डेट है, एडॉप्ट करने की डेट है, वो 26 जनवरी 1950 से हुई। तो राष्ट्र चिन्ह को भी अपनाया था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्र चिन्ह है जिसको हम लोग अशोक स्तंभ कहते हैं, 4 मुंह वाला शेर, सारनाथ का अशोक स्तंभ। राष्ट्र चिन्ह को भी अपनाया, या राष्ट्र चिन्ह को अपनाया गया। राष्ट्र चिन्ह को अपनाया गया। नेशनल सिंबल, अशोक स्तंभ, या अशोक पिलर कह सकते हैं, स्तंभ का पिलर कह देते हैं। अशोक स्तंभ वॉज एडॉप्टेड। अच्छा, तो फिर झंडे को कब अपनाया? ये डेट भी जान लो भाई। फ्लैग कब अपनाया? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको कब अपनाया? देखो, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ हमारा राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र चिन्ह जिसको हम तिरंगा कहते हैं, उसको कब अपनाया? उसको अपनाने की डेट है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। क्यों? देखो, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होने वाले हैं, तो ये डेट तो हमें पता है। तो देखो, पहले भी ऐसा होता था कि जब युद्ध जीतते थे, सबसे पहले हम झंडा उतारते थे दूसरी, और अपना खुद का झंडा लगाते थे। ये किसका संकेत है? ये विजय का संकेत है, झंडा फहराना सबसे पहले। तो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होने वाले हैं, इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, फ्रीडम मिलने वाली है। तो उस दिन झंडा बनाने थोड़ी बैठेंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भाई झंडा बनाओ, कितने कलर डाले, फलाना ढिकाना। ये फालतू बकवास थोड़ी करने बैठे उस दिन तो सुबह की पहली किरण के साथ ब्रिटेन का झंडा उतर जाएगा, और हमारा झंडा पहनाने के जिम्मा उठा रखा है लोगों ने। तो उसको अपना लिया था हमने 22 जुलाई 1947 को, लगभग 1 महीने पहले ही अपना के बैठ गए थे। तो झंडे को अपनाने की डेट क्या है? 22 जुलाई 1947 को, 22 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था भाई, ध्यान रखना। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कहते हैं तिरंगा। नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड। नेशनल फ्लैग वॉज अडोप्टेड। ठीक है, हाँ। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ रहे कि भाई टोटल सेशन कितने हुए थे? टोटल सत्र, टोटल सेशन कुल सत्र कितने हुए थे? टोटल सेशंस या कुल सत्र कितने हुए थे? 11। टोटल सेशन या कुल सत्र हुए थे 11। देखो, सत्रीय सेशन का मतलब क्या होता है? सत्रीय सेशन का मतलब मैं बताता हूं आपको। सत्रीय सेशन का मतलब होता है कि आपने कोई काम शुरू किया है, लेकिन आपको नहीं पता कि कितने दिन लग जाएंगे। हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 15 दिन लग जाए। तो जब आप कोई काम शुरू करते हैं लेकिन उसका आपको एंड नहीं पता कि अंत कब होगा,
तब आप उसको सेशन का नाम देते हैं, सत्र का नाम देते हैं कि भाई एक से ज़्यादा दिन चलने वाली है ये घटना, या एक से ज़्यादा दिन चलने वाला है ये प्रोग्राम। जैसे कॉलेज के में भी आपने देखा होगा, कॉलेज में भी हम सत्र बोलते हैं, सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कॉलेज में भी डिसाइड नहीं होता, कभी आपका सेशन जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, कभी जुलाई की 15 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, कभी 20 तारीख से, कभी 25 तारीख से, कभी 30 तारीख से, या कभी कभी जून के एंड में शुरुआत हो जाता है। इसलिए इसको सत्र का नाम दिया जाता है कि भाई आपको नहीं पता कि कब शुरू होगा कब एंड होगा, तो आप उसको सेशन बोल देते हैं। तो टोटल 11 सेशन है, कोई 5 दिन चला होगा, कोई 10 दिन चला होगा, कोई 12 दिन चला होगा, कोई 20 दिन चला होगा। तो इन 11 सत्रों के अंदर टोटल बैठक कितनी हुई है, टोटल सीटिंग्स या कुल बैठक कितनी हुई है, टोटल सीटिंग की बात करते हैं। कुल बैठक कितनी हुई है, कुल बैठक हुई है 165 दिन, या कुछ लोग कह देते हैं 166 दिन। कुल बैठक अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई 1 2 3 4, अगर आप दिनों को काउंट करोगे इन 11 सत्रों में तो टोटल दिन निकल के आएंगे 165 दिन, 165 डेज। तो सत्र 11 और बैठक 165 या 166। अच्छा, अब एक बात और आपको याद रखनी है, हमसे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई हमारे ध्वज को हमने इसी दिन क्यों अपनाया, सॉरी हमारे संविधान को हमने इसी दिन लागू क्यों किया, क्या है ऐसा इस डेट में जो हमें हमारे संविधान को लागू करना पड़ा, इंप्लीमेंट करना पड़ा, क्या इसके पीछे कोई राज है या कोई घटना हुई थी इस दिन, क्या राज है, उस राज को समझते हैं। इस दिन क्या हुआ था, देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। बात है 19 दिसंबर 1929 की। 19 दिसंबर 1949 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर के अंदर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अब तो पाकिस्तान में पड़ता है, उस वक्त तो एक ही थे, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। और इस सेशन की अध्यक्षता किसने की, पंडित नेहरू ने। इस सेशन के अध्यक्ष बने पंडित नेहरू, प्रेसिडेंट पंडित नेहरू, पंडित JL नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, लाहौर में सेशन चलेगा। और इसमें पंडित नेहरू ने डिमांड की थी, मांग की थी पूर्ण स्वराज की डिमांड। यह हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा लाहौर अधिवेशन में कि भाई हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें अधकचरा नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, देना है तो पूरी आज़ादी दो, आधी आज़ादी का लेके करना भी क्या है। तो इसको हम कहते हैं पूर्ण स्वराज की मांग, जो किसी अधिवेशन में की गई थी। वैसे तो स्वराज की मांग सबसे पहले करने वाले बाल गंगाधर तिलक साहब 1895 में, आपको पता होना चाहिए। लेकिन किसी अधिवेशन में सही तरीके से ऑफिशियली पूर्ण स्वराज की डिमांड करने वाले शख्स हैं JL नेहरू साहब, जिन्होंने 19 दिसंबर 1929 को की थी, ठीक है। और इसके बाद में 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर, रावी नदी पड़ती है, रावी नदी के किनारे ही लाहौर बसा हुआ है। रावी नदी इधर से निकलकर लाहौर में जाती है, लाहौर शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के ऊपर झंडा फहरा दिया भाई, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड। गांधी जी के चरखे वाला रावी नदी के तट पर ये सारे के सारे लोग रात के टाइम पे पहुंचे, रात के टाइम पे रावी नदी के तट पर पहुंचे, किनारे पर पहुंचे, और वहां पर उस समय का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हुआ करता था, जिसका नाम था क्या 3 कलर तो उस टाइम पे भी थे, लेकिन चरखा था बीच में, उसको पहना दिया। और उसी दिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन हम डिसाइड करेंगे, और वो दिन क्या है, वो दिन है 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1930।
जिस दिन इन लोगों ने झंडा फहराया रात में 31 दिसंबर 1929 को, इन लोगों ने डिसाइड किया कि आने वाली 26 दिसंबर 1930 को, 1930 आ जाएगा, 1929 तो चल ही रहा है, और 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। हम प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अपने घर पर जो भी आपके पास है दीपक जलाना, आपके पास लालटेन है तो लालटेन जलाना, आपके पास अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर जलाना, किसी का घर जला देना, लेकिन आपको सेलिब्रेट करना है इसे, ये हमारे आज़ादी के दिन के रूप में आपको सेलिब्रेट करना है। ऐसे उत्सव मनाना है कि हमें जैसे इस दिन आज़ादी मिल गई है, तब अंग्रेजों को ऐसा लगेगा कि भाई हमें भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। तो इस तारीख को 31 दिसंबर 1929 में रात में जब रावी नदी के तट पर यह झंडा फहराया गया था, उस टाइम पे ही डिसीजन लिया गया था कि भाई आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, है ना, फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। इस दिन को हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कि जैसे हमें आज़ादी मिल गई है। तो जब संविधान बनाने वालों ने संविधान बना के तैयार कर लिया तो उनके माइंड में यही था कि भाई कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी डेट हम संविधान लागू करेंगे ताकि ये यादगार रहे और हमेशा हमारे जहन में रहे। तो फिर इन लोगों के माइंड में यही डेट आई कि भाई 26 जनवरी को हम एक बार आज़ादी का उत्सव मना चुके हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसको सेलिब्रेट कर चुके हैं, तो क्यों ना इसी दिन हम हमारे संविधान को लागू कर दें, और 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया। इसी वजह से इसको 26 जनवरी को लागू किया गया था। इस दिन मनाया था प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। तो अब हमने सत्र और बैठक भी पढ़ ली, सिटिंग और सेशंस भी पढ़ ली। अच्छा, एक बात और, हमारे संविधान को कितनी बार पढ़ा गया? अगर आपसे कोई ये पूछ ले हाउ मेनी टाइम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रीड आउट, हमारे संविधान को टोटल 3 बार पढ़ा गया है, 3 टाइम्स पढ़ा गया है। एक बार तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, दूसरी बार पढ़ा गया 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक, उसके बाद में 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरी बार पढ़ा गया 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, जिस दिन हमने संविधान बनाकर तैयार किया था। तो भारत के संविधान को कुल 3 बार पढ़ा गया, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, अगर हमारे संविधान सभा में समितियों की संख्या की बात करें तो 8 तो बड़ी समितियां थी और 14 छोटी समितियां थी। तो 8 और 14 कितनी हो गई? 22। शुरुआत में 22 बनाई गई थी, बाद में इनको बढ़ाकर 28 भी कर लिया गया था। तो मेजर कमिटीज की बात करें, बड़ी समितियों की बात करें तो 8 समिति बनाई गई थी, और छोटी समितियों की बात करें तो लगभग 12 बनाई गई थी, तो टोटल थी 22। तो एक बार तो इनकी संख्या लिख लो। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहले हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में, जिसका नाम है प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि कुल समितियां, बड़ी समितियां कितनी थी? बड़ी समितियां, मेजर कमिटीज, बड़ी समितियों की संख्या थी 8, और छोटी समितियां माइनर कमिटीज, 14। तो कुल समितियां कितनी हो गई? 22। टोटल कमिटीज, कुल समितियां हो गई 22।
अब सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति देखो 1946 नवंबर 1946 से संविधान बनना स्टार्ट हो गया है, संविधान का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होने वाले हैं और आज़ाद हो गए। तो पहले तो हमारी संविधान सभा का एक ही काम था कि भाई भारत के लिए संविधान बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना है। आज़ाद होने से पहले तो इसका प्रमुख काम यही था, लेकिन आज़ाद होने के बाद इसका एक काम बढ़ गया कि भाई अब इसको देश को भी चलाना है। जब तक कि भारत का संविधान नहीं लिख लिया जाता, जब तक कि भारत की संसद सही तरीके से नहीं बन जाती, तब तक को भारत को चलाने का काम करेगी हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो पहले तो इसका काम था केवल संविधान लिखना। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद में 29 अगस्त 1947 को हमने प्रारूप समिति का गठन कर लिया। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति वो समिति है जिसने हमारे संविधान का बेसिक ढांचा तैयार किया है, मूलभूत ढांचा तैयार किया है। इसी की देखरेख में पूरा का पूरा संविधान बनाया गया है। अब आपने एक इंसान का नाम सुना होगा, BN राव साहब। BN राव साहब बहुत ही जाने माने। आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम भी सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देखो डॉक्टर BN राव साहब का भी योगदान कम नहीं है, बहुत बड़ा योगदान इनका भी। आज़ादी से पहले लगभग संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, वो लगभग आधा तैयार करवा दिया था BN राव साहब ने। BN राव साहब ने हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको लगभग आधा तैयार कर दिया था आज़ादी से पहले ही। और जब हम आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद हमने कहा कि भाई अब सारा का सारा जो कमांड है, सारा का सारा जो पावर है, वो हमारे हाथ में आ गई है। तो अब हम एक काम करते हैं कि सही तरीके से कमेटी बना लेते हैं, एक समिति बना लेते हैं, और इसको बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। ऐसी समिति जो संविधान का प्रारूप तैयार करेगी, ढांचा तैयार करेगी, और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसमें टोटल 7 सदस्य बनाए गए थे। 7 मेंबर की कमेटी थी। 29 अगस्त 1947 को बनकर तैयार होती है। तो फिर BN राव साहब का क्या किया जाए? इन 7 सदस्यों में BN राव साहब का नाम नहीं है, तो फिर BN राव साहब को बना लिया गया संविधान का सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। क्यों? क्योंकि वो इंसान जिसने बेसिक स्ट्रक्चर शुरुआत में तैयार किया है, वही बता पाएगा कि इसको सही तरीके से एंड कैसे करना है, सही तरीके से समाप्त कैसे किया जाए। बाकी जो आगे आने वाली चीजें हैं उनको कहां कहां, कब कब, कैसे कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बता पाए। और हम ये भी जानते हैं कि भाई जिस इंसान ने काम शुरू किया है वही सही तरीके से बता पाएगा कि एंड खत्म या सही तरीके से इसको आगे कैसे प्रोसेस किया जाए। तो उसके बाद में फिर BN राव साहब को संविधान का सलाहकार बना लिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम प्रारूप समिति के बारे में चर्चा करते हैं, और इसके 7 सदस्यों का नाम आपसे बार बार पूछा जाता है। प्रारूप समिति, बड़ी समितियों में सबसे पहले प्रारूप समिति, पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। या इसको नॉर्मल ड्राफ्टिंग कमेटी तो आप कहते हैं, जिसने ड्राफ्ट किया है, ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट 29 अगस्त 1947 को स्थापना किया। 29 अगस्त 1947 को, आजादी के 14 दिन बाद बनी है, ध्यान रखना। अगर आपसे कुल सदस्य पूछ लिए जाए, टोटल मेंबर्स, तो कुल सदस्य थे 7 सदस्यों की समिति है। ठीक है, अब 1 बाय 1 एक एक सदस्य का नाम हम जानते हैं। सबसे पहले मैं 1 नंबर पर लिख रहा हूं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो मैं हिंदी में लिखता हूं, अंग्रेजी में लिखेंगे तो फिर ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। आपको क्या करना है, ये तो नाम है, आप अंग्रेजी में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा
अब देखो ये पुराने नाम हैं, जक्खड़ टाइप के नाम हैं, है ना, बड़े बड़े नाम हैं, तो आपको याद करना है। लेकिन बड़े नामों की एक खास बात होती है कि अगर आपको आगे का शुरुआत का पहला अक्षर पकड़ में आ गया ना, तो फिर वो पूरा का पूरा नाम आपका निकलेगा। जैसे लक्ष्मी नारायण, ठीक है, राम प्रसाद, ये पूरा का पूरा नाम आपको निकल जाएगा, सॉरी एक साथ निकलेगा अगर आपको पहला शब्द पकड़ में आ गया, तो इनकी खास बात होती है, ठीक है। अल्लादी, दूसरे मेंबर है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला अय्यर मत समझ लेना कोई, है ना, बबीता जी वाला अय्यर नहीं है ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, साउथ इंडियन है। एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर। इसके बाद में और अगर बात करें, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिसको केएम मुंशी भी कहते हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को केएम मुंशी भी कहा जाता है, शॉर्ट में केएम मुंशी साहब। अगले हैं मुस्लिम लीग से सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला है, ये मुस्लिम लीग से हैं सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, सैयद मोहम्मद शाहदुल्लाह। इसके बाद में एफ नंबर पे देखो, पहले तो थे बीएल मित्तर साहब, लेकिन बीएल मित्तर साहब ने रिजाइन कर दिया था, और बीएल मित्तर साहब के रिजाइन करने के बाद फिर बनाया गया था एन माधवराव को। ये ध्यान रखना, एन माधवराव साहब को 1948 में बीएल मित्तर साहब काफी बुजुर्ग थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो फिर एन माधवराव को बना दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जी नंबर पे, 7वें नंबर पे है डीपी खैतान, डीपी खैतान। और डीपी खैतान की जगह भी कोई बने हैं। डीपी खैतान साहब की डेथ हो जाती है 1948 में, 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में बनते हैं टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी। देखो वो वीटी कृष्णामाचारी है, वीटी कृष्णामाचारी है वो जो आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये टी कृष्णामाचारी, इस बात का ध्यान रखना, केवल वी और टी का ही फर्क है। वो वीटी कृष्णामाचारी था, ये टी कृष्णामाचारी है, ठीक है, वी और टी का ही फर्क है, तो ध्यान रखना, नाम अलग है। तो ये 7 सदस्य हैं। देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, BL मित्र की जगह एन माधवराव, और डीपी खैतान की जगह टी कृष्णामाचारी। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि सदस्य कितने हैं, 7 सदस्यों की कमेटी है, लेकिन बैठ 9 चुके हैं। 7 सदस्यों की समिति है, बैठने के लिए 7 कुर्सी है, 7 लोगों का ग्रुप है, लेकिन इन 7 सदस्यों की समिति में टोटल 9 लोग सेवा दे चुके हैं, 9 लोग बैठ चुके हैं। यह आपको दिखाई भी दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी है। 7 के 7 सदस्यों का नाम आपको पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब वो 7 मेजर कमेटी और कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पंडित नेहरू के पास 3 बड़ी समितियां हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं कि भाई इन समितियों का अध्यक्ष कौन है। समिति या कमेटी है, हो सकता है 5 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, 15 मेंबर हो। इधर मैं उसके अध्यक्ष का नाम लिखूंगा कि भाई इस कमेटी का, इस समिति का अध्यक्ष कौन है, किसके अंडर ये समिति बनाई गई है। तो पंडित नेहरू के पास 3 इंपॉर्टेंट समिति है। पंडित JL नेहरू, पंडित JL नेहरू के पास 3 इंपॉर्टेंट समिति है। 2 से स्टार्ट करते हैं। एक तो प्रारूप समिति बड़ी समितियों में हो गई, दूसरा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। ये यूनियन से संबंधित है, हमारे संघ से संबंधित है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट कमेटी इनके पास है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति।
यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। और एक और इंपॉर्टेंट कमेटी इनके पास है जिसका नाम है राज्य हेतु समिति, स्टेट कमेटी। राज्य से संबंधित समिति या स्टेट कमेटी, राज्य समिति या स्टेट कमेटी। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण समितियां, बड़ी समितियां, इनके अध्यक्ष कौन है? पंडित JL नेहरू साहब। अब देखो समिति है, समिति में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं कि किसकी अध्यक्षता में है। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। और वो बड़ी समिति थी और उसके तो साथों के साथ सदस्यों का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम तो सुना ही होगा, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी दो इंपॉर्टेंट बड़ी कमेटियां हैं। अब देखो आज के टाइम पे हमारी एक लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का संवैधानिक मुखिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ लोकसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री एक मंत्री मात्र है, एक मिनिस्टर है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का मालिक लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जिसको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं। जैसे इस टाइम पे ओम बिरला साहब है, तो उस टाइम पे संविधान सभा हमारी मेरी संसद के रूप में काम कर रही थी, है ना, यही देश को चला रही थी। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन कौन से नियम कानून बनेंगे, कैसे कैसे नियम कानून के माध्यम से ये चलेगी, कैसे कैसे हमारी संविधान सभा का संचालन किया जाएगा, कैसे कैसे इसको स्टीयर किया जाएगा, तो कौन कौन से नियम कानून के माध्यम से चलेगी, इसका संचालन कैसे किया जाए, तो दोनों की दोनों समितियां फिर किसको दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि इन्हीं का काम है कि हमारी संविधान सभा कैसे चलेगी, रूल रेगुलेशन किस नियम कानून के माध्यम से चलेगी, कैसे इसका संचालन किया जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण समितियां इनके पास है, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है, हाँ, नियम समिति, रूल्स कमेटी, और एक महत्वपूर्ण समिति इनके पास है संचालन समिति। स्टीयरिंग कमेटी। संचालन समिति या स्टीयरिंग कमेटी। तो ये दो महत्वपूर्ण समितियां इनके पास है। और तीन महत्वपूर्ण समितियां बड़ी समितियों में देखो 6 तक हम आ चुके हैं। प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, नियम समिति और संचालन समिति, 6 हो गई है। 2 और बची, और ये दोनों की दोनों किसके पास है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भी 2 महत्वपूर्ण बड़ी समितियां हैं। इनमें से एक का नाम तो आप जानते हैं, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांत या प्रोविंस को संभालने का मेन काम किसका था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, इनके अलावा कोई प्रांतों को संभाल पाता ही नहीं, तो फिर इन्हीं को एक काम सौंपा गया था, क्योंकि इन्होंने देशी या रियासतों का एकीकरण करवाया था। तो पता है कि यही इंसान कर सकता है प्रांतों को एक, तो प्रांतों से संबंधित समिति इनको दे दी गई थी, प्रांतीय संविधान समिति। और एक इनके पास है फंडामेंटल राइट कमेटी, मौलिक अधिकार। दूसरा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से संबंधित कमेटी, जो अल्पसंख्यक होते हैं। और तीसरा ST/SC से संबंधित समिति है। तो ये कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।